हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपकी डेली लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत काम में आने वाला है। इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ते हैं तब भी इससे तो आपका नाता हर दिन होता है, क्योंकि आपकी जेब में रखा हुआ हर एक नोट इन्हीं की देन है। अब हमें जो चीज़ हमसे डेली रूबरू होती है उसके बारे में जानना तो ज़रूरी है ना। तो आज का टॉपिक हमारा कुछ ऐसा ही है, और नो डाउट अगर आप इसको अच्छे से सुनते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें सीख के जाने वाले हैं आप, जो कि आपको आज नहीं तो कल डेली लाइफ में ज़रूर काम में आने वाली है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अच्छे से इस वीडियो को सुनिएगा। आपको बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो चीज़ें शायद अब तक आप उससे अनभिज्ञ थे, और आगे चल करके दूसरे लोगों पे इम्प्रेशन झाड़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है, जो कि आप आज सीख जाएंगे अगर अच्छे से सुनते हैं। तो शर्त यही है। तो आज हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नो डाउट आप सभी जानते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का वो बैंक है जो भारत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, भारतीय सरकार का जो एकमात्र बैंक है जो कि डील करता है बैंकों के साथ में, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी जितने भी ट्रेड्स या एक्सचेंजेस होते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, या फिर वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो आईएमएफ के अंदर भी आरबीआई हमारा मेंबर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और वर्ल्ड बैंक में भी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम और थोड़ा इलेबरेट करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये तो मान लिया कि हमने एक बैंक है और इसके बाद में दूसरे जो बैंक्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशनशिप करता है। चलो ये भी एक बार देख लेते हैं कि इसके काम क्या होते हैं। तो हमारे जो जेब में पॉकेट में पैसा है, जितना भी करेंसी है, लगभग सारा करेंसी, लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 रुपए से कम का जो करेंसी प्रिंट होता है या छापा जाता है उसमें आरबीआई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। 1 रुपए से ज़्यादा, मतलब 2 रुपए या 2 रुपए से ज़्यादा की जितनी भी करेंसी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरबीआई की। 1 रुपए या 1 रुपए से कम की जो करेंसी थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भारत के जो फिनेंस डिपार्टमेंट है उसकी। तो फिनेंस मिनिस्टर हो गए उस तरफ से रिप्रेजेंटेटर, और इधर से आरबीआई के गवर्नर हो गए। जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो नोट आप देखते हैं उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे होता है साइन। तो ये एक प्रॉमिसरी नोट होता है। आपके पास में जो कागज का नोट है वो एक सिर्फ नोट है। नोट मतलब प्रॉमिसरी नोट है जो ये वचन देता है कि भाई इतने रुपए का वैल्यू आप इस पेपर से ले सकते हो। और वो प्रॉमिस किसने किया है आपको? आरबीआई के गवर्नर ने। कौन होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे हम। तो आरबीआई करता क्या है एक बार इसको देख लेते हैं। तो आरबीआई के काम क्या होते हैं? जितने भी बैंक्स होते हैं उनको, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना, उनके काम पे नज़र रखना, पेपर करेंसी छापना, इसके अलावा देश के अंदर जो भी एक्सचेंजेस हैं उन सभी को करना, मतलब पैसे का लेन देन जो है, जो सरकार टू सरकार होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की है। साथ ही साथ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी हैं वो भी आरबीआई ही देखता है। ठीक है, इसके अलावा महंगाई को कंट्रोल करने का काम भी भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है। वो कैसे करता है वो भी अभी बताऊंगा। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमने बहुत बड़े पैमाने पर आरबीआई के अलग अलग सेंटर्स बनाए हुए हैं, लेकिन आरबीआई के जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं वो हेडक्वार्टर 4 हैं। एक है दिल्ली में, चारों महानगरों में है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। तो चारों महानगरों में अलग अलग रीजन्स के हिसाब से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इन रीजन के हिसाब से 4 जगहों पर इनके हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं। ओके, इसके अलावा काम क्योंकि पूरे भारत में होना है तो रीजनल ऑफिसेज बनाए हुए हैं, जो कि है टोटल संख्या में 19 रीजनल ऑफिसेज हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है, या ये तो आपको याद रहेगा ही। देखो, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, भोपाल में, मुंबई में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोची, कलकत्ता, पटना, हैदराबाद, त्रिवेंद्रमपुरम, भुवनेश्वर, नागपुर और लखनऊ में कुल मिलाकर के 19 इनके रीजनल ऑफिसेज हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी जगह हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पर या बड़े लेवल पे आप काम नहीं देखते हो, तो वहाँ पे रीजनल ऑफिसेज की जगह कुछ सब ऑफिसेज बनाए हैं, मतलब छोटी ब्रांचेस बनाई गई है। तो ये टोटल नंबर में 11 है, जिसमें अगरतला आ गया, अगरतला के अलावा आइजॉल आ गया, इसके अलावा शिलोंग, देहरादून, गंगटोक, इम्फाल, पणजी, श्रीनगर, रायपुर, शिमला और रांची है। ये बात तुम सभी जानते होंगे कि लगभग ये कैपिटल्स हैं सारी, और इन जगहों पर, यहाँ पर भी कैपिटल्स हैं लगभग। तो इन जगहों पर बनाने का मेन औचित्य यही होता है कि इनसे सारा काम आसानी से पूरे स्टेट के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 अलग कलर लिए हैं, बाकी सबको ग्रीन में लिखा है। ये बताने के लिए है कि ये बिल्कुल न्यूली
डेवलप्ड सब ऑफिसेज हैं, जो कि कौन से हैं, जो कि आपका आइजॉल और इम्फाल है। ठीक है, ये न्यूली डेवलप्ड है, अभी जस्ट बने ही हैं। ओके, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लेटेस्टली बने हुए सब ऑफिसेज कौन से हैं, तो आपको आइजॉल और इम्फाल के बारे में बताना है। अगर हम इनके काम करने के तरीके को डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी हमें पता चलना चाहिए कि इनकी टीम में कौन होता है। तो इनका बोर्ड ऑफ जो टीम है, कमिटी है, उस बोर्ड में कितने लोग होते हैं, तो लगभग 11 लोग होते हैं। 11 लोग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाते हैं गवर्नर, जिसका साइन आपको नोट पे देखने को मिलता है। ये वो गवर्नर नहीं है जो आपके स्टेट के अंदर होते हैं। ऑफकोर्स ये बात तो तुम सभी जानते होंगे कि आरबीआई में जो सबसे बड़ा हेड है वहाँ का, उसको गवर्नर कहा गया है, या फिर आप बोल सकते हो जो जिसके पास में सारी अथॉरिटीज़ हैं लगभग, वो सीईओ है। ठीक है, एक तरीके से गवर्नर होगा वो रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इन्हीं के काम को, क्योंकि 4 जो हेड क्वार्टर हैं उसमें अब गवर्नर तो हो नहीं सकता, तो ऐसे में चारों हेड क्वार्टर्स में 4 आपके डेप्यूटी 4 अलग से डेप्टी गवर्नर हैं, और चारों हेड क्वार्टर्स में अलग 4 डायरेक्टर्स हैं। तो 4 डायरेक्टर्स हो गए और 4 डेप्टी गवर्नर्स हो गए। इसके अलावा आपकी फिनेंस मिनिस्ट्री इनके अंडर में आती है, मतलब इनसे काफ़ी रिलेशंस में है। तो रिलेशंस मतलब सारा काम इन्हीं के थ्रू होगा। तो फिनेंस मिनिस्टर इनके साथ तो नहीं हो सकता, तो फिनेंस मिनिस्ट्री के 2 रिप्रेजेंटेटिव इनके साथ में रहते हैं, इनकी कमिटी में रहते हैं। तो ऐसे लगभग 11 लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि पूरा मॉनेटरी हमारा वर्क संभाल रहे होते हैं, पूरे देश का मॉनेटरी वर्क संभाल रहे होते हैं। तो 4 + 4 + 2 + 1 टोटल 11 पीपल आर in the boards of RBI. Okay. So now the next interesting thing जो आपको याद रहनी चाहिए, और जो मेरा मेन इंटेंशन था आज आपको पढ़ाने का और उन सारे क्वेश्चंस के जवाब लेने का, कि आरबीआई कैसे मेंटेन करने की कोशिश करता है बैलेंस महंगाई के अंदर, कैसे वो कोशिश करके महंगाई को कम या ज़्यादा कर सकता है, या क्या उसके पास तरीके होते हैं, उन सबको जानेंगे आज हम इस टॉपिक में। तो टॉपिक के अंदर कुछ रेट्स आपके सामने दिए हैं, कुछ परसेंटेज आपके सामने दिए गए हैं, कुछ नाम आपके सामने दिए हैं। नो डाउट इसके बारे में तो तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा। किसी का अगर लोन चल रहा है तो ऐसा आ जाता है, कई बार होम लोन चल रहा था स्पेशली, कि आरबीआई ने रेपो रेट में वृद्धि कर दी, या आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, इस कारण से लोन महंगे हो गए, है ना, सुना होगा। तो ये रेपो रेट आखिर होता क्या है, ये आरआरआर सीआरआर क्या होता है, सॉरी आरआरआर मूवी देख ली मुझे वो याद आ गया, एसएलआर क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा ओएमओ क्या होता है, इन सभी को 1 बाय 1 हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रेपो रेट की, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है, चलो मैं पहले कैश रिजर्व रेशो के बारे में बताता हूं आपको। सीआरआर क्या होता है, तो सीआरआर का कंडीशन कुछ ऐसा है बेटा जी, कई बार ये क्या है, आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, तो मैंने यहां बना दिया बैंक, क्या लिख दिया मैंने यहां पे, बैंक। ये कोई भी बैंक हो सकते हैं जो नेशनलाइज हैं और आरबीआई के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहां पे बैंक। सोचिए आप डिपॉजिटर हैं, आपने बैंक के पास में पैसा जमा कराया, आपने बैंक के पास में 100 रुपए जमा कराए। अब क्या होगा, बैंक है, मान लीजिए एसबीआई है या कोई भी XYZ बैंक है, उसके पास आपने 100 रुपए जमा कराए, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्राहक का जमा कराया हुआ पैसा सेफ रहे। तो ये क्या करते हैं, आरबीआई वॉर्न करता है या फिर इंस्ट्रक्ट करता है किसको, बैंक को, कि भैया आप एक पर्टिकुलर अमाउंट, आप सारा का सारा जो इसका 100 रुपए है ना ग्राहक का, वो 100 रुपए सारा का सारा आप इन्वेस्ट मत कर देना कहीं, या 100 रुपए को खर्च मत कर देना। ये व्यक्ति जब आएगा आपके पास पैसा वापस लेने, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो आरबीआई ने एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, या सॉरी रेट फिक्स कर रखी है, इंटरेस्ट नहीं सॉरी, एक रेट फिक्स कर रखी है, एक रेशो फिक्स कर रखा है कि आप पर्टिकुलर इतना रेशो आपके पास रखोगे, बाकी किसी डिपॉजिट का कितना आप कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, बाकी एक तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। वो कहां करना पड़ेगा, देखो जैसे मैंने कहा कि आपको 3% या 4% मान लेते हैं, वैसे तो 3 से 15% तक चली जाती है, तो मान लेते हैं मैंने कहा कि एक एवरेज 4% आपने सीआरआर आपने फिक्स कर दिया। इसका मतलब ग्राहक ने अगर 100 रुपए जमा कराए हैं आपके पास में, तो उसका 4 रुपए, तो इसको 4 रुपीज, ठीक है, मतलब 4 रुपए तो आपको किसके पास में रखना पड़ेगा, सीआरआर की फॉर्म में रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ेगा। तो जो इस 100 रुपए में से जो 4 रुपए आप लेकर आए हो,
इसको आपको रिजर्व बैंक के पास में सेफ रखना पड़ेगा। भगवान ना करे आपका बैंक डूब जाए तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो होना चाहिए ना बैंक के पास में आपको देने के लिए रिटर्न। तो ये एक तरीके का सिक्योरिटी होता है जो आपका पैसा या आपके पैसे का एक हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखता है सिक्योरिटी के फॉर्म में, कि आपको नुकसान कम से कम हो। कम से कम तो क्या है, जैसे 100 रुपए सोचिए आपने जमा कराया और 100 रुपए में बैंक दिवालिया हो गया तो 4 रुपए आरबीआई के पास में, डोंट वरी, जस्ट किडिंग। तो ऐसे में एक मतलब ये रेशियो छोटा है, लेकिन आप ऐसे देखो कि इतने ग्राहक होते हैं तो एक अमाउंट काफ़ी अच्छा खासा जमा हो जाता है आरबीआई के पास में रिजर्व के फॉर्म में, ठीक है। और सारी ब्रांचेस तो नुकसान में जाएगी नहीं, तो ओवरऑल एक अच्छा खासा अमाउंट आरबीआई अपने पास में फॉर अ सेफ्टी साइड रख लेता है। ये हो गया आपका कैश रिजर्व रेशियो, जो कैश की फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, कैश की फॉर्म में इसलिए भी रखा जाता है कि अचानक से सोचिए आप कैश निकलवाने पहुंच गए और जो बैंक है उसने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया कहीं, तो आपको कैश कैसे देगा वो, इसलिए कैश की फॉर्म में रखा जाता है कि कभी भी कैश की जरूरत पड़े तो हम उसको दे सकें। दूसरा आ जाता है आपका बैंक रेट। बैंक रेट, अब बैंक रेट क्या करता है, कई बार ऐसा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक्स हैं उनको लोन देता है। क्या देता है बेटा जी? लोन। ये लोन लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, और जिस इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते हैं उसको कहा जाता है बैंक रेट, ठीक है। तो जिस रेट पे, अच्छे से सुनना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पे बैंकों को लोन देता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। अच्छा, बैंक को क्यों जरूरत पड़ गई लोन की, ये भी सोचने वाली बात है। कई बार क्या होगा, जैसे इमेजिन कीजिए बैंक ने कहीं इन्वेस्ट करना है कोई पैसा, सोचिए ग्राहक को, ये डिपॉजिटर है, सोचिए क्रेडिटर है कोई, उसने लोन की डिमांड करी, लोन चाहिए उसको, और लोन कितने परसेंट पे दे रहा है बैंक? लोन दे रहा है लगभग अभी 14% मान लेते हैं, ठीक है। बैंक कितने परसेंट पे दे रहा है? 14% पे। और ये जो बैंक रेट है, ये बैंक रेट होती है लगभग 5%, 6%, इतना ही होता है। तो आरबीआई से बैंक बहुत सारा पैसा ले लेते हैं और उसको लोन्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। 14% आ रहा है और लगभग 5-6% देना है, तो बैंक का बीच का जो अमाउंट होता है वो फायदा होता है। तो बैंक्स को कई बार जरूरत पड़ जाती है। दूसरा केस ऐसा होता है कि अचानक से बैंक ने सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, अब उसको अपने मॉनिटरी के लिए, उसको रोटेशन के लिए पैसा चाहिए होगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो आरबीआई से पैसा ले लेते हैं और जिस इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं उसको बैंक रेट कहा जाता है। कितना सिंपल है। ऐसे ही एक और होता है जिसको कहा जाता है रेपो रेट। ये तो बहुत बार सुना होगा तुमने यारा कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट भी आरबीआई बैंकों को पैसा देता है लोन की फॉर्म में, बट ये शॉर्ट टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म है, अब समझना क्या होगा, अच्छे सुनना ये बात। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंकों को लोन देगा वो रेपो रेट है फॉर अ शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म था, है ना। बैंक को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत लंबे टाइम के लिए लीज पे लिया जाता है, 50 साल, 60 साल, 90 साल, 99 साल, इस तरह का चलता है। और इधर की बात करें अगर अपन, तो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, इस तरह का टर्म होता है। अब सुनना कहानी के अंदर ट्विस्ट होता क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कई बार बैंकों को ऐसा फील होता है कि इसको लोन दे दो, इसको लोन दे दो। सोचो मैंने कहा 14% पे, है ना, तो आरबीआई को लगता है कि यार ये तो 14% पे लोन दिया जा रहा है, या फिर मान लेते हैं अब इन दिनों चल रहा था, बैंक क्या कर रहा था, 6.50% पर लोन दे रहा था। किसको दे रहा था लोन? 6.50% पे ग्राहकों को लोन दे रहा था। इतना पैसा लोन की फॉर्म में दिया कि सबने मकान खरीद लिए। होम लोन इतना सस्ता आज से पहले कभी नहीं था। तो हुआ क्या, आरबीआई ने, क्योंकि उस टाइप पर रेपो रेट क्या कर रखा होगा, बहुत कम कर रखा होगा कि भाई ठीक है इतने पे हम आपको दे देंगे, 1% होगा या 2% होगा ज्यादा से ज्यादा। अब हुआ क्या, आरबीआई को लगा कि बहुत पैसा मार्केट में चल रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, बहुत लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, और ऐसे में क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, तो आरबीआई ने कहा कि रेपो रेट को बढ़ा दो। तो आरबीआई जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ाता है, सोचिए रेपो रेट आरबीआई ने कर दी 6%, जो कि एट प्रेजेंट 6.5 के आसपास चल रही है।
तो 6% कर दिया अगर आरबीआई ने, तो बैंक भी क्या आपको 6.5 में देगा? क्या 0.50% ही खाएगा वो? नहीं। तो बैंक क्या करेगा कि आरबीआई बढ़ा रहा है तो हम भी बढ़ाएंगे। अब ये बढ़ती बढ़ती कितनी हो गई है? लगभग हो गई है 9% के आसपास। 3% कौन ले रहा है? 3% ले रहा है। अगर बैंकों ने आरबीआई से पैसा ले रखा है तो उनको तो देना है 6% और ग्राहकों से ले रहे हैं वो 9%। तो बैंक, आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंकों के ऊपर लोन बढ़ाने के लिए, कि लोन ज्यादा ना दे, आरबीआई ये करेगा कि लोन ज्यादा नहीं दिए जाएं बैंकों के थ्रू लोगों को, तो वो अपनी रेपो रेट बढ़ा देगा। मतलब बैंकों को दिया जाने वाला जो पैसा है उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेने लग जाएगा। सॉरी। ओके, यहां तक समझ में आ गया? तो इस तरह से आरबीआई क्या करता है। अच्छा सोचिए, आरबीआई अपनी रेपो रेट अगर गिरा देगा 1% या 2% पर अगर आ जाएगा, तो बैंक आपसे क्या करेंगे? बैंक आपसे भी कम लेना शुरू कर देंगे। तो वापस से क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट यहां आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, वापस से लोगों के पास में पैसा चल जाएगा। तो इस तरह से पैसे मॉडरेट होते रहते हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉडरेट होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। और इससे फायदा क्या होता है? मनी का फ्लो एक फिक्स फॉर्म में होता है। आरबीआई को जरूरत है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास में पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तभी तो महंगाई बढ़ेगी। जब लोगों की जेब में पैसा होगा तभी महंगाई बढ़ेगी, जब पैसा नहीं होगा तो महंगाई बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है। तो आरबीआई इस तरह से कंट्रोल करेगा। एक और पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है एसएलआर। ठीक है, एसएलआर क्या है? इसको कहा जाता है बेटा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसके अंदर क्या है इसको भी थोड़ा समझ लो, काफी आसान है ये भी। लिक्विड का मतलब यहां पे हमेशा उस करेंसी से होता है जो करेंसी आपके पास में इन हैंड होती है ना, मान के चलना। जैसे अपन ने यहाँ पे अभी कैश रिजर्व रेशियो रखा था, ये तो आरबीआई अपने पास में रखता है। इसके अलावा बैंकों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि आपको इतना % तो अपने पास में कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा, उसको कहा जाएगा एसएलआर या स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एसएलआर या तो कैश की फॉर्म में होता है या फिर गोल्ड की फॉर्म में होता है। अब ये मान के चलो लगभग ये 15% के आसपास होता है। इसमें होगा क्या, फिर मैं समझाता हूं कि बैंक क्या करेगा, मतलब आरबीआई क्या करेगा, बैंक को कहेगा कि भैया देख, तेरे पास 100 रुपए आए थे, आपने 4% तो सीआरआर में रखा, इसके बाद में आपने 15% आपको एसएलआर में रखना पड़ेगा। इसके बाद में आप कुछ भी करो, आप हमें दो या हमसे लो, सिंपल सा है फंडा, कि यहां पे जो जैसे रेपो रेट है, बैंक रेट है, या फिर एसआरआर, सीआरआर है और एसएलआर है, इनकी बिहाफ पे बैंक क्या करता है, बैंक ये कहता है कि आपको कैश की फॉर्म में या फिर गोल्ड की फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन है एक तरीके से, और इस तरह से भी पैसा बैंक अपने पास में रख करके आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, और इससे भी कहीं ना कहीं चीजें कंट्रोल होती है। अब देखो और आगे, अब वाला जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार इसको इरेज कर दूं क्या? वैसे मन तो नहीं कर रहा मेरा, बट फिर भी चलो समझाने के लिए करना पड़ेगा। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट वाली बात आ रही है ना, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी एक तरीके का ट्रिक है जो कि आरबीआई इसको यूज करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई कंट्रोल करने के लिए। ये क्या करता है, आरबीआई कहता है भैया देखो तुमने मेरे से पैसा लिया, मुझे भी बहुत कई बार ऐसा हो जाता है जब पैसे की जरूरत होती है, तो आरबीआई एक बॉन्ड साइन कर देता है, एक बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड में कहता है कि मैं तुम्हें 10% दूंगा। कितना % दूंगा? 10%। तुम पैसा मुझे दे दो। तो बैंक भी कई बार आरबीआई को लोन देता है, बैंक भी कई बार आरबीआई को पैसा देता है। अब उस पैसे के बदले आरबीआई इनको बॉन्ड दे देता है, सिक्योरिटी दे देता है, बॉन्ड दे देता है। ऐसे में बैंक इनसे क्यों पैसा लेगा, या आरबीआई को पैसा क्यों लेना पड़ेगा इनसे, क्या जरूरत है? तो अगर पैसा एक्सेसिव हो गया बैंक के पास में और बैंक बहुत लोन बांट रहा है, तो इसको लालच दिया जाता है आरबीआई के थ्रू बैंक को कि भैया मैं तुम्हें 10% दे रहा हूं। आरबीआई बैंक को 10% लोन मतलब इंटरेस्ट दे रहा है सामने से, और बैंक लोन बांट करके कितना % ले रहा था? 14%। दोनों में से बताओ कौन सा अच्छा है? दोनों में से ये अच्छा है। क्यों? पैसा भले ही कम मिल रहा हो, परसेंटेज इंटरेस्ट का कम हो, नो डाउट कम है, लेकिन इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा खा जाते हैं, देते ही नहीं है पैसा रिटर्न, तो इनके अंदर नुकसान भी बहुत होता है, पूरा दिया हुआ पैसा रिटर्न नहीं होता। और इधर तो भैया 100% पैसा वापस आएगा विथ इंटरेस्ट रेट।
तो बैंक को ये लालच दिया जाता है कि भैया आपको हम इतना इंटरेस्ट देंगे, आप जनता को लोन देने की बजाय हमें लोन दो, हमें पैसा दे दो। फॉर्म क्या है, एक तरीके से लोन की फॉर्म ही होती है और ये शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म होती है और परसेंटेज भी अच्छी खासी होती है। ये यहां पर बैंक की तरफ से पैसा लिया जाता है। अब इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि रिजर्व रेशियो क्या होता है। जब आरबीआई बैंक्स को कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने पास में हमेशा कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा, उसको सीआरआर कहा जाता है और वो आरबीआई के पास में सेफ होता है, जो 4% के आसपास होता है, 3 से 15% हो सकता है। बैंक रेट वो होता है जिसपे आरबीआई बैंक को लंबे टाइम के लिए लोन देती है, ठीक है। इसके बदले में ये मेन काम क्यों, पैसा क्यों, क्योंकि बैंक भी कहीं ना कहीं तो बिजनेस करने के लिए आए हैं, इसलिए ये इनको पैसा देती है। एक होता है रेपो रेट, ये शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई जो बैंक को पैसा देता है, जिसके कारण से मेजरली इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि अगर रेपो रेट बैंक बढ़ा देता है, मतलब आरबीआई बढ़ा देता है, तो बैंक्स भी बढ़ा देते हैं। इससे हर एक प्रकार का लोन महंगा हो जाता है, और जब लोन महंगा होता है तो लोगों के पास में पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता, इसलिए ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के काम में आता है। एक होता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर में बैंक को ऑब्लाइज किया जाता है कि इतना % आपको कैश की फॉर्म में रखना जरूरी है, ठीक है, या गोल्ड की फॉर्म में रख लो कि जैसे ही तुरंत जरूरत पड़ जाए तो तुम उन लोगों को पैसा दे सको, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ओएमओ। ये क्या होता है, जब आरबीआई बैंक से डिमांड करता है पैसे की और उसके बदले में जो उनको इंटरेस्ट देता है, और ये भी इसलिए क्योंकि अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा और ज़्यादा बांट रहे हैं वो लोन, तो ऐसी कंडीशन में चाहे रेपो रेट कितनी होगी, दूसरे लोन बांट रहे हैं तो एक लालच देने का काम किया जाता है इसके थ्रू, बैंकों से पैसा लेने के, और उसके बदले में उनको बॉन्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। ये सारा सब कुछ हो गया होगा, मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ जिसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। सबने सिक्का देखा होगा, अगर हर एक कॉइन को अगर आप देखते हो तो उस कॉइन के फ्रंट साइड में एक ईयर लिखा हुआ होता है कि कब उस ईयर के अंदर वो सिक्का मैन्युफैक्चर हुआ है। उस मैन्युफैक्चरिंग, पहले तो एक सिक्का लो, तुम सिक्का देखा, सिक्का देखने के बाद में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ है ना, उसके नीचे कुछ सिंबल्स आपको दिखेंगे। कुछ कई जगह पे सिंबल देखो, ये वाला, कई जगह पर आपको सिंबल नहीं मिलेगा, कई जगह पर आपको सिंबल नहीं मिलेगा, ठीक है, और कई जगह पर ऐसा सिंबल मिलेगा आपको, कुछ आपको BMU इस तरह के सिंबल मिलेंगे। कई बार है ना ऐसा भी मिल सकता है आपको, कैछा भैया, अच्छा ऐसा भी मिलेगा, ठीक है, एम के ऊपर ऐसे सर्कल, ठीक है। या मेजरली जो 4 आपको सिंबल देखने को मिलते हैं, एक तो होता है ब्लैंक, मतलब कुछ नहीं आएगा, एक जैसा यहां पे आपको दिख रहा है डॉट, ये डॉट दिख रहा है, एक आपको ऐसा स्टार दिखेगा, मोटा सा आएगा ऐसा स्टार, ठीक है, मतलब इस तरह का स्टार मोटा सा दिखेगा तुम्हें, और एक जगह आपको दिखेगा इस तरह का डायमंड शेप कहते हैं इसको, ईंट कहते हैं वैसे तो ये वाला। तो ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 बेसिक सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक में कुछ नहीं, एक में ये डॉट देखने को मिलता है, एक में ये आपको डायमंड देखने को मिलता है, और एक में स्टार। ये क्या चीजें होती हैं आज इसको जानते हैं। एक्चुअली हमारे इंडिया में आरबीआई की तरफ से या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हमारे यहाँ पे 4 टकसाल, जिसको मिंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, मिंट, ये टकसाल है, मिंट है, मतलब जहां पे कॉइन छपते हैं, प्रिंट होते हैं, ढलते हैं सांचे में। तो ये 4 है हमारे यहाँ पे। एक पड़ता है बेटा आपके कैलकाटा में, एक पड़ता है आपके बॉम्बे में, देखो लिखा हुआ भी है, क्यों मेहनत कर रहे हैं अपन ज्यादा, देखो जहां पे एक कैलकाटा में है, एक बॉम्बे में है, एक इसके अलावा आपके पड़ता है हैदराबाद में, और एक पड़ता है आपके नोएडा में, ठीक है, एक कैलकाटा, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। तो जो नोएडा में सिक्के छपते हैं वो उस पे इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, और हमारे यहाँ नोएडा से आते हैं अधिकतर, तो राजस्थान के अंदर जो अधिकतर सिक्के आपको देखने को मिलेंगे वो इस तरह के डॉट वाले देखने को मिलेंगे, वो नोएडा के अंदर। इसके बाद में स्टार वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे। आज सारे जितने भी सिक्के हैं ना तुम्हारे पास बच्चा पार्टी, उसको कलेक्ट करना और देख के बताना, और सबको बताना भी कि ना ये सिक्के कहाँ से छपे हैं, मैं बता सकता हूँ। तो हैदराबाद का जो सिंबल है वो स्टार है, ऐसे ही बॉम्बे का
डायमंड है, और जहां पे कोई सिंबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिक्के होंगे जहां कोई सिंबल नहीं दिखेगा तुम्हें, इसका मतलब वो कैलकाटा के अंदर मिंट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, ये भी कुछ सिंबल्स हैं जो कि बॉम्बे के अंदर है, बॉम्बे मिंट प्रूफ कॉइन, मिंट मार्क। ठीक है, ये ऐसे कुछ और सिंबल हैं जो कि बॉम्बे के अंदर प्रिंट होते हैं। इस तरह का सिंबल मैंने आज तक देखा नहीं है, ये वाला जरूर मेरा देखा हुआ है, लेकिन ये वाला आपको मैंने तो नहीं देखा, एटलीस्ट क्या पता आपके पास हो तो मुझे फोटो जरूर भेजना है इसकी। ये हैदराबाद का है, ये भी हैदराबाद का है। तुम्हें 4 याद रखने हैं, जो 4 आएंगे 1 2 3 4, और ये भी केवल इंप्रेशन के लिए, कि आपकी नॉलेज के लिए चीज ध्यान रहे। ठीक है, कि सिक्के कहां पर मिंट होते हैं। सिक्का 1 रुपए का या इससे नीचे की जितनी भी करेंसी है, 1 रुपये या 1 रुपये से नीचे, उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और 2 रुपये से ज़्यादा जिसमें मैंने आपको बताया उसके लिए आरबीआई। होपफुली टॉपिक तुम्हें समझ में आया होगा, कहीं किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो तुम मुझसे पूछ लोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।